नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार ने भरा पर्चा। उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान आज। जीएसटी लागू करने के लिए अधिसूचना जारी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में की गई रिहर्सल। वित्त मंत्री ने शंकाओं को किया खारिज। एयर इंडिया में होगा विनिवेश। कैबिनेट ने वित्त मंत्री की अगुवाई में समिति बनाने को दी मंजूरी। भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर। सेना प्रमुख आज से 2 दिन के सिक्किम दौरे पर। अधिकारियों से लेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। डोकाला इलाके में चीन की ओर से भारतीय बंकर तोड़ने की खबर। भारतीय संचार उपग्रह GSAT-17 का सफल प्रक्षेपण। फ्रेंच गुआना से तड़के किया गया प्रक्षेपित। मौसम और राहत बचाव संबंधी कार्यों में मिलेगी मदद। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। चुनाव आयोग के पास रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार समेत कुल 95 लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक सभी उम्मीदवारों की तरफ से कुल 108 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। हर नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर और अन्य 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। 35 उम्मीदवारों के नामांकन पहले ही खारिज किए जा चुके हैं क्योंकि उनकी तरफ से 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा नहीं की गई थी। चुनाव आयोग आज से बाकी के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच शुरू करेगा। नामांकन दाखिल करने वालों में एक गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर, महाराष्ट्र से एक पटेल दंपति और तमिलनाडु से के पद्मराजन ने इनके नाम शामिल हैं। पद्मराजन अब तक 150 चुनाव लड़ चुके हैं। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कल नामांकन दाखिल किया। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 17 दलों के नेता मौजूद थे। राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से होना है। नामांकन का बुधवार को आखिरी दिन था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बुधवार को विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने नामांकन दाखिल किया। मीरा कुमार ने लोकसभा महासचिव के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद मीरा कुमार ने इसे विचारधारा की लड़ाई बताया कि विचारधारा की लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। ये विचारधारा जनतांत्रिक मूल्यों, समावेशी समाज का निर्माण, इन सब मूल्यों पर आधारित ये विचारधारा है। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी समेत 17 दलों के नेता भी साथ थे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। नेताओं ने इसे वैचारिक लड़ाई बताते हुए मीरा कुमार को समर्थन देने की बात कही। हम लोग के लिए एक विचारधारा, सूलों और सच्चाई के लिए लड़ाई और लड़ेंगे। हम खड़े हैं उस तरफ जो संविधान की रक्षा करके इसको मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ खड़े हैं वो जो संविधान की बुनियाद को ही वो जो है कमजोर करना चाहते हैं। लड़ाई वो है। लंबी राजनीतिक जीवन है और बहुत ऊंचे पदों पर रही हैं और अपने आप में भी उनकी शख्सियत जो है वो बहुत ऊंची है। मीरा कुमार अपने प्रचार अभियान की शुरुआत 30 जून को गुजरात के साबरमती आश्रम से करेंगी। इसके बाद वो देश के कई राज्यों का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार का मुकाबला बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद से होना है। मतदान 17 जुलाई को होगा। 20 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। नव विक्रम सिंह और रविंद्र सोरान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के लिए कल नामांकन पत्र का चौथा सेट दाखिल किया गया। ये सेट सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने दाखिल किया। इसमें प्रस्तावक वेंकैया नायडू हैं। वाईएसआर कांग्रेस के एस राजामोहन रेड्डी के हस्ताक्षर भी इस पर हैं। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और बीजेपी के दूसरे नेता मौजूद थे। उधर कोविंद कल समर्थन जुटाने के लिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में थे।
उन्होंने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से उनके आवास पर मुलाकात की। रामनाथ कोविंद आज पंचकुला में पंजाब और हरियाणा के बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगे। केवल हमारा 33 पॉलिटिकल पार्टीज जो एनडीए में है, उसके अलावा 5 पॉलिटिकल पार्टीज जो एनडीए के बाहर है, वो लोग भी समर्थन देने के लिए घोषणा किया है। चुनाव आयोग आज उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान करेगा। इस सिलसिले में आयोग की तरफ से सुबह करीब 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मौजूदा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। वो 2 बार से इस पद पर हैं। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और नामांकित सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। इस समय दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या 790 है, लेकिन कुछ सीट खाली हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने गोवा से राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की घोषणा भी की है। कांग्रेस के शांताराम नाइक का कार्यकाल 28 जुलाई को पूरा हो रहा है। नए सदस्य के लिए इस सीट पर 21 जुलाई को चुनाव होगा। उसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक शांताराम नाइक 17 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में मतदान कर सकेंगे। इससे पहले बुधवार को राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने 2 नए सदस्यों को शपथ दिलाई। मणिपुर से बीजेपी के सांसद के भावानंद सिंह और ओडिशा के बीजू जनता दल सांसद प्रताप केशरी देव ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बुधवार को के भावानंद सिंह और बीजू जनता दल के प्रताप केशरी देव को शपथ दिलाई। के भावानंद सिंह ने मणिपुरी में और प्रताप केशरी देव ने उड़िया में शपथ ली। भावानंद सिंह ने कहा कि मणिपुर की समस्याएं सुलझाना उनकी प्राथमिकता होगी। एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करना पड़ेगा। वी हैव टू एम्पावर द पीपल। वी कैन जस्ट क्रिएट जॉब्स। सो वी हैव टू डू सच अ वे दैट वी एम्पावर द पीपल टू गेट लाइक स्किल डेवलपमेंट इज देयर। सो वी हैव टू पुट एम्फेसिस ऑन दैट। इस मौके पर सदन के नेता अरुण जेटली और संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुधवार को सरकार ने जीएसटी लॉन्चिंग की रिहर्सल की। कल रात 10 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जीएसटी लागू करने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया गया। कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के कई अधिकारी मौजूद थे। जीएसटी लागू करने को लेकर मुख्य कार्यक्रम कल रात 11 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को आज़ादी के 50 साल के समारोह के तौर पर मनाया जाएगा। इसका आयोजन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ही होगा। मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू करने जा रही है। टीएमसी ने जीएसटी के लिए 30 जून की आधी रात को होने वाले विशेष समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने जीएसटी को जल्दबाजी में लागू करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने इसे केंद्र सरकार की बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए और समय की जरूरत है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। Small issues will always arise whenever you make a change of any kind. But I am sure that the system is fully geared up and the system will eventually smoothen itself out. कपड़ा को जीएसटी के दायरे में लाने के विरोध में व्यापारियों का आंदोलन जारी है। इसके चलते कारोबार पर रोज 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कपड़ा व्यापारी 5% जीएसटी लगाने का विरोध कर रहे हैं और मांग नहीं माने जाने पर 1 जुलाई से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। देश भर में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। दुकानों पर ताले लटके हैं और व्यापारी सड़कों पर धरना दे रहे हैं। कपड़ा कारोबार के लिए मशहूर देश के प्रमुख शहरों में कारोबारियों ने अपनी दुकानें मंगलवार से 72 घंटे के लिए बंद रखी हैं। हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से तथा जीएसटी काउंसिलिंग से ये मांग की है कि टेक्सटाइल घटक पे जिस तरीके का आपने जीएसटी का कर ढांचा लगाया है उसमें हमारे सरलीकरण की मांग पे ध्यान दे करके आप इसे वन टाइम यार्न पर टैक्स ला करके और बाकी सारे घटकों को फ्री रखिए।
व्यापारी जीएसटी के जरिए कपड़े पर 5% कर लगाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और कपड़े महंगे होंगे। साथ ही वो जीएसटी के सख्त नियमों को लेकर भी परेशान हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है जो कि व्यापारियों की समझ से बहुत दूर है, और ये सारा काम पढ़े लिखों वाला कर रहे हैं। व्यापारी ज़्यादातर अपने बिजनेस की तरफ फोकस कर सकता है, वो किताबें बनाने की तरफ इस तरफ नहीं जा सकता। 3 दिन की हड़ताल के बाद व्यापारी 30 जून को काला दिवस मनाएंगे और मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। कपड़ा व्यापारियों का दावा है कि बंद से रोज 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जो कपड़े का व्यापार है वो एक व्यापार 10 बार 10 हाथों से निकल कर चलता है। अगर 10 बार होलसेल से रिटेलर से सेमी होलसेलर, उपभोक्ता तक जो माल जाएगा, ये 20 से प्रतिशत माल महंगा हो जाएगा और उपभोक्ता को ये महंगा माल मिलेगा। जीएसटी में सूती कपड़ों, धागों और फैब्रिक पर 5% कर लगाया गया है। सिंथेटिक या मानव निर्मित फाइबर और सिंथेटिक धागे पर 18% कर लगेगा। 1000 रुपए से अधिक कीमत के परिधानों पर 12% जीएसटी लगाया गया है। देश में कपड़ा उद्योग 10,800 करोड़ डॉलर का है और करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। लेकिन बीते 2 साल से इस कारोबार में सुस्ती देखी गई है। जीएसटी ने व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग के सुझाव को मंजूर कर लिया है। इसमें HRA समेत 34 बदलावों को मंजूरी दी गई है। इसका 47 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748 करोड़ का भार पड़ेगा। ये सिफारिशें 1 जुलाई 2017 से लागू होंगी। 108 अलाउंस ऐसे हैं जिनको रिटेन किया गया, 34 को सबस्यूम किया जा रहा है, 12 ऐसे हैं रेलवे से संबंधित जिसके संबंध में निर्णय बाद में होगा, और 43 ऐसे हैं 43 जिनको समाप्त किया जाएगा। कैबिनेट ने एयर इंडिया में विनिवेश को सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वित्त मंत्री की अगुवाई में समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट ने इसे मान लिया है। यह समिति विनिवेश से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। कितनी हिस्सेदारी का विनिवेश होगा, इसका फैसला भी समिति करेगी। एयर इंडिया पर फिलहाल 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। साल 2012 में एयर इंडिया को 30,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया था। कितना डिसइन्वेस्ट होगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा, उसके एसेट्स के संबंध में, उसके डेट के संबंध में, होटल कंपनीज के संबंध में, ये सारी जो प्रक्रिया और निर्णय हैं ये अब ग्रुप लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वो आज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। 2 दिन में प्रधानमंत्री ये टेक्सटाइल समिट समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कुछ परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। साथ ही अजी डैम से राजकोट शहर के हवाई अड्डे तक एक रोड शो करेंगे। राजकोट में प्रधानमंत्री के रोड शो को देखते हुए कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। हालांकि कई रास्ते 1 वे खुले रहेंगे। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 4था गुजरात दौरा है। साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 जुलाई तक इजराइल के दौरे पर भी रहेंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली इजराइल यात्रा होगी। इस साल दोनों ही देश राजनयिक संबंधों की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच सामरिक महत्व के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। नवाचार, विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई समझौते होने की भी उम्मीद है। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे पत्रकारों के लिए बने मजीठिया वेज पोर्ट के बारे में, उसके अमल के बारे में। अखबार कितने जिम्मेदार हैं, कितने जिम्मेदार नहीं हैं, वो कभी कभी कैसी अखबारों में कई दफ़े देखा गया कि गैर जिम्मेदारी भरा आचरण होता था।
आपका वेतनमान कौन तय करेगा? बिल्कुल, मतलब सिर्फ मालिक चैनल का मालिक तय करेगा आपके रसूख के हिसाब से कि आपके प्रधानमंत्री से सीधे बात होती है कि नहीं? हजारों पत्रकार और गैर पत्रकार निकाल दिए गए वेज बोर्ड के नाम पर। जैसे जो भी वेतन आयोग है पूर्णकालिक पत्रकारों के बारे में तो मुखर होकर बात करता है, लेकिन टेलीविजन में स्ट्रिंगर्स जो होते हैं उनके विचारों की कौन सुनता है? देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। सीमा पार से बुधवार देर रात गोलीबारी की शुरुआत की गई, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान घायल हो गए। पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने देर रात भारी गोलीबारी की और मोर्टार दागे। इसके अलावा सब्जियान सेक्टर में भी गोलीबारी की खबर है। भारतीय सेना गोलीबारी का माकूल जवाब दे रही है। इससे पहले रविवार को भी पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा सेक्टर में अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी और मोर्टार दागे गए थे, जबकि इससे पहले शनिवार को पुंछ के करनी इलाके में सीज फायर का उल्लंघन हुआ था। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज से 2 दिन के सिक्किम दौरे पर हैं। चीन सैनिकों के साथ विवाद के बाद उनकी इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। सेना प्रमुख इस दौरान इलाके में रक्षा इंतजामों का जायजा लेंगे और वरिष्ठ कमांडरों से मुलाकात भी करेंगे। सिक्किम में चीन सैनिकों के साथ तनातनी की खबरों के बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज सिक्किम का दौरा करेंगे। 2 दिन के दौरे में सेना प्रमुख सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। वो ऑपरेशन मामलों का जायजा लेंगे और फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में शीर्ष कमांडरों से मुलाकात भी करेंगे। हालांकि सेना की तरफ से इसे नियमित दौरा बताया गया है। इससे पहले बुधवार को खबर आई थी कि चीन ने भारतीय सेना के एक बंकर को तोड़ दिया है। पीटीआई के मुताबिक चीन ने भारत और भूटान के साथ लगी सीमा पर भारतीय सेना के एक पुराने बंकर पर बुलडोजर चला दिया। ये घटनाक्रम जून के पहले हफ्ते में सिक्किम के डोकाला इलाके में हुआ। राज्य सरकार ने इस बारे में केंद्र को एक रिपोर्ट भी भेजी है। हाल ही में भारतीय सैनिकों चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच टकराव की खबरों के बाद चीन ने आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिक बॉर्डर पार करके उसके इलाके में पहुंच गए। चीन ने विरोध दर्ज कराते हुए भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की मांग भी की। दूसरी तरफ सिक्किम बॉर्डर पर चीन डोंगलांग में एक सड़क बना रहा है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई है। जिस जगह चीन सड़क निर्माण कर रहा है वो भारत और भूटान का भी इलाका है। भारत और चीन के बीच जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3,488 किलोमीटर की सीमा है। इसमें से 220 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम में पड़ता है। दोनों देशों के बीच डोंगलांग इलाके में चीन के सड़क निर्माण करने को लेकर विवाद है। ये हिस्सा छोटा लेकिन भारत, चीन और भूटान के लिए सामरिक रूप से अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों ने कल 2 नक्सलियों को मार गिराया। सुक्तरा गांव के घने जंगल के नजदीक कल शाम मुठभेड़ हुई। गंडई के जंगलों में कई दिनों से नक्सलियों के घूमने की सूचना मिली थी। इसके बाद जिला पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त दल ने इलाके में नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। मारे गए 2 नक्सलियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। वहीं दंतेवाड़ा जिले में कल एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया, जबकि दंतेवाड़ा में ही दूसरी जगह एक नक्सली जोड़े ने आत्मसमर्पण कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों की खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को दोनों ही राज्यों से एक किसान की खुदकुशी की खबर मिली है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार किसानों की दिक्कतों से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसी के चलते किसानों को खुदकुशी का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार को कथित रूप से कर्ज से परेशान एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। खबर है कि कानवन थाना क्षेत्र में रहने वाले मदन लाल ने जहर खाकर जान दे दी। मदन लाल का शव खेत से मिला। पुलिस को शक है कि मदन लाल ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या की, लेकिन इस बारे में जांच के बाद ही पुख्ता तौर पर पता चल पाएगा। मदन लाल राजस्व विभाग के तहत गाँव में चौकीदारी का काम भी करता था। धार जिले में 3 दिन के अंदर आत्महत्या का ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले छुपिया गांव में बिमल सिंह नाम के शख्स ने खुद को फांसी लगा ली थी।
दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी किसानों की खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य के सरगुजा जिले में भी बुधवार को एक किसान ने कथित तौर पर कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि उल्किया गांव निवासी फुलेश्वर पैकरा कर्ज की वजह से मानसिक तनाव में था। इसी वजह से उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने पिछले साल एक निजी बैंक से 2.25 लाख और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति से 40,000 रुपए कर्ज लिया था। हालांकि जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्ज के बोझ और उपज के वाजिब दाम नहीं मिलने की वजह से किसान अपनी जान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने दावा किया कि इस महीने 40 से ज्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल का कहना है कि राज्य में 12 किसानों ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में किसानों की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भले ही बढ़ा दिया हो, लेकिन मंडियों में व्यवस्था नहीं होने और जगह की कमी के चलते खरीद नहीं हो रही है। ऐसे में बारिश के चलते किसानों का हजारों टन प्याज बर्बाद हो रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन मंडियों के बाहर किसान ट्रैक्टर में प्याज लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के चलते खुले में रखे प्याज के खराब होने की भी आशंका बढ़ गई है, लेकिन पहले से भरी हुई मंडी में इनका प्याज लेने को प्रशासन तैयार नहीं है। इसमें परेशान होती है, सुबह का प्याज भींज दिया, पल्ली ला के डाली, रात को आके पड़े थे ना की जगह, रात भर मच्छा खाए। अरे अब वो ला रहे हैं प्याज किराया, कहीं पटवारी का लिखा लाओ, कहीं इसका लाओ उसका लाओ, मतलब सुबह से परेशान है। 30 जून तक ही सरकार किसानों से प्याज खरीदेगी। किसानों को डर है कि अगर सरकार ने प्याज नहीं खरीदा तो उन्हें बाजार में 8 रुपए के भाव से खरीदार नहीं मिलेगा। ये दिक्कत है पानी छानी की और ये तुलाई की। अब आज मालूम पड़ी कि वो उससे पटवारी से लिखवाओ, पहले से बोली नहीं। भोपाल की करौद मंडी के 15 शेड में से 9 में करीब 8,000 टन प्याज रखा है, लेकिन बारिश में सैकड़ों बोरियां भीग चुकी हैं। अब मंडी प्रशासन ने तय किया है कि वो भोपाल के अलावा दूसरे जिलों के किसानों का प्याज नहीं खरीदेगा। करीब 500 से 1000 के बोरे होंगे जो बारिश में भीग गए हैं, क्योंकि शेड में खुला हुआ है और हम मालों के द्वारा रखने उठाने में किसानों में जल्दबाजी से उठा के रखने में अंदर तक नहीं लेके गए, इसकी वजह से वो गिर गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 8 रुपए किलो की दर से 8 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक 4 लाख टन ही खरीद हुई है। साथ ही इसके भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1 जुलाई से पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। सरकार ने इससे जुड़े नियम बुधवार को अधिसूचित कर दिए। वहीं नए पैन कार्ड के लिए आधार नंबर या पंजीकरण संख्या बताना जरूरी होगा। साथ ही रिटर्न भरने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा। अब तक 2 करोड़ 7 लाख करदाताओं ने आधार को पैन से लिंक करा दिया है। सरकार का कहना है कि कर चोरी करने वाले कई पैन कार्ड रखते हैं। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने से कर चोरी पर लगाम लग पाएगी। देश में फिलहाल 15 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड हैं, वहीं 115 करोड़ नागरिकों के पास आधार कार्ड है। अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सोनमर्ग बालटाल बेस कैंप पहुंच गया है। ये जत्था कल जम्मू से रवाना हुआ था। आतंकवादी हमलों की खुफिया सूचना के चलते तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा में पुलिस, सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ को मिलाकर लगभग 40,000 जवान तैनात हैं। इस साल 2,12,000 श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। इस बार अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को इसकी वजह माना जा रहा है। कोई इस प्रकार की बात नहीं होगी जिसमें कि यात्रा में बाधा आए, इसकी गारंटी जो है सरकार देती है। हमने बहुत से हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मी इसके लिए लगाए हुए हैं, जिसमें हमारी सेना है, सुरक्षा बल हैं, हमारी पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस है, सारे डिपार्टमेंट्स इसमें लगे हुए हैं और इस पर अच्छे प्रबंध हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। बुधवार को पहाड़ों से भारी मलबा सड़क पर आ गया। सुरक्षा के लिहाज से राजमार्ग को बंद कर दिया गया, जिसके चलते करीब 150 गाड़ियों समेत 400 लोग कई घंटों तक वहीं फंसे रहे। भूस्खलन की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने राज्य में 1 हफ्ते तक भारी बारिश की आशंका जताई है।
वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी मानसून पहुंच रहा है, जिसके चलते कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की जा रही है। असम में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जो हैवी रेंस के लिए अलर्ट है या वेरी हैवी रेंस के लिए जो अलर्ट है वो आज भी हमारा कंटिन्यू है। तो आज अभी 24 घंटे आप कह सकते हैं कल सुबह तक के लिए ये अलर्ट जारी है और उसके आगे भी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भारी बारिश जो आगे भी कंटिन्यू करने वाली है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में भीड़ की हिंसा का शिकार हुए जुनैद के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लगी है। सभी आरोपी मृतक के गांव के पास के ही होडल के रहने वाले हैं। गिरफ्त में आए आरोपी पलवल के होडल और खैरा गांव के रहने वाले हैं और इनमें 3 युवक और एक 50 साल का व्यक्ति शामिल है जो दिल्ली सरकार का कर्मचारी है। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। नॉट इन माय नेम के नाम से कल शाम दिल्ली समेत अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम लोगों के अलावा राजनीतिक दलों के लोगों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। देश के नवीन संचार उपग्रह GSAT-17 का आज तड़के फ्रेंच गुआना से सफल प्रक्षेपण किया गया। जानी मानी उपग्रह प्रक्षेपण कंपनी एरियन स्पेस ने इसे लॉन्च किया। 3477 किलो वजन वाला GSAT-17 सैटेलाइट सी बैंड, एक्सटेंडेड सी बैंड और S बैंड से लैस है। इसमें मौसम संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए उपकरण लगे हैं। इसकी मदद से राहत और बचाव सेवाओं को भी अंजाम दिया जा सकेगा। इसरो ने हाल ही में GSAT-19 और कॉर्टोसेट भी लॉन्च किया है। कॉर्टोसेट के साथ 30 और सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सैयद सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने वाले अमेरिका के बयान में जम्मू कश्मीर को भारत प्रशासित बताया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में होते हुए भी प्रधानमंत्री ने इस पर विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया। कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वो इसका जवाब दे, देशवासियों को जवाब दे। वो जवाबदेही है पूरे देश के सामने। हमारे जो मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, INB मिनिस्टर, इनको जवाब देना चाहिए, क्यों चुप है। अमेरिका ने कहा है कि वो भारतीय सेना को नई तकनीक और संसाधन मुहैया कराता रहेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के मुताबिक इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत ने अमेरिका से गार्जियन ड्रोन, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सुपर पावर बनने के लिए बेहतर सैन्य संसाधनों की जरूरत होती है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो जल्द ही भारत की यात्रा करेंगे। अमेरिका ने 6 मुस्लिम देशों और सभी शरणार्थियों के लिए नए वीजा नियम जारी किए हैं। ये वीजा उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनका अमेरिकी लोगों या व्यापारिक संस्थाओं से कोई रिश्ता हो। इससे जुड़े सबूत भी उन्हें पेश करने होंगे। नए वीजा नियम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाए गए हैं। कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा प्रतिबंध आदेश को आंशिक तौर पर लागू करने का आदेश दिया था। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी जीत बताया था। नए दिशा निर्देश कल अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को भेज दिए गए। ये नियम ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों पर लागू होंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद PC महालनोबिस की आज जयंती है। उनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था। देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्हें महालनोबिस दूरी के लिए भी जाना जाता है, जो उनकी तरफ से सुझाया गया एक सांख्यिकीय माप है। महालनोबिस ने 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और बड़े पैमाने के सैंपल सर्वे के डिजाइन में योगदान दिया। आज़ादी के बाद उन्हें नवगठित मंत्रिमंडल का सांख्यिकी सलाहकार बनाया गया। महालनोबिस ने बेरोजगारी खत्म करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई। 1944 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें वेल्डन मेडल दिया और 1945 में रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो नियुक्त किया। 1959 में महालनोबिस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार ने भरा पर्चा।
उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान आज। जीएसटी लागू करने के लिए अधिसूचना जारी, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में की गई रिहर्सल, वित्त मंत्री ने शंकाओं को किया खारिज। एयर इंडिया में होगा विनिवेश, कैबिनेट ने वित्त मंत्री की अगुवाई में समिति बनाने को दी मंजूरी, भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर। सेना प्रमुख आज से 2 दिन के सिक्किम दौरे पर, अधिकारियों से लेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। डोका-ला इलाके में चीन की ओर से भारतीय बंकर तोड़ने की खबर। भारतीय संचार उपग्रह GSAT-17 का सफल प्रक्षेपण, फ्रेंच गुआना से तड़के किया गया प्रक्षेपित। मौसम और राहत बचाव संबंधी कार्यों में मिलेगी मदद। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।